अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब नावल के पार्ट नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे कैसे मुमकिन है? कस्बा को कुछ हुआ क्यों नहीं है? ना ही कोई आवाज़ आई है। बेला सोचते हुए खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आ गए, लेकिन रूम के बाहर खड़े होते भी अंदर से कोई आवाज़ ना आई। मैं इन दोनों को एक दूसरे से दूर कर रही हूँ, कहीं ये एक दूसरे के पास ना हो जाए। बेला परेशान हुई। तुम इतनी रात के यहाँ पर क्या कर रही हो? गुजाला बेगम पानी का जग लेने बाहर आई तो बेला को कस्बा और जहाँ के रूम के बाहर इस्तादा पाया। एक लम्हे को वो घबराई, लेकिन अगले ही पार पूरे एतमाद से उनके मुकाबले खड़ी हुई। ये आप मुझसे पूछ रही हैं तो आपको याद दिला दूं, आपका बेटा मुझसे निकाह करके बिना मेरा हक दिए अपनी पहली बीबी के पास वापस लौट गया है। क्या यही तरबियत है आपकी? दो निकाह का लिए, लेकिन अफसोस इंसाफ करना ना आया। बिल्ला ने उनके दिल पर वार किया। अपनी जुबान को काबू में रखो लड़की, मत बोलो। तुम गांव के चौधरी जहाँ से मुर्तसिम की बात कर रही हो वो कोई आम शख्स नहीं है, और तरबियत की बात तो तुम रह नहीं दो। तरबियत तो मेरी माँ ने तुम्हारी और तुम्हारे भाई की है, वो भी देख लिया। दोनों बहन भाई एक जैसे सादशी, चालाक और अयार हो। ममानी जान, बिल्ला उनकी पापा सी पा हुई थी। अपनी आवाज नीचे रखो, आइंदा अब ऊंची आवाज में बात की तो जुबान कुद्दी से खींच लूंगी। जाओ अपने कमरे में। वो गुस्सा जब्त करते हुए बोली और बेला पाँव पटाती हुई अपने कमरे के जानब तेजी से निकल गई। या अल्लाह, इस लड़की से मेरे बेटे और बहू को महफूज फरमा। दिल ही दिल में दुआ करती वो पानी का जग उठाकर आगे बढ़ गए थे। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मिसेस। फरहान बहुत ही खुश था। आज ऑफिस से वापस आते सीधा परी के पास आया था। कैसी खुशखबरी? सफेद रंग का कली वाला फ्रॉक पहने गार्डन में खड़ी वो सर पर अच्छे से दुपट्टा लिए इस वक्त सीधा बढ़ान का दिल को छू रही थी। कल बताऊंगा, बल्कि दिखाऊंगा। बढ़ान ने उसके माथे पर लब रखे। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, आज डिनर बाहर करेंगे। बढ़ान खुशी से कहते हुए अपने कमरे के जाना बढ़ा तो पड़ी एक गहरा सांस भरकर आ गई। उसने खुद को वक्त और हालात के दहाने पर छोड़ दिया था। अंदर की जन्म पड़ते उसे अपने माँ बाप और बहन की याद आ रही थी, लेकिन दिल पर पत्थर रख चुकी थी, इसलिए अपने दुख का इजहार करना भी अब उसने छोड़ दिया था। तुम यहाँ अंदर कैसे आई? इरम को बिना का अचानक रात लिए अपने घर आना साथ नागवार गुजरा था। आप बताएंगी या मैं बताऊं? तस्लीम बेगम से सवाल करती वो इरम को साथ जहर लगे थे। तुम यहाँ इस वक्त मेरे घर में खड़ी क्या कर रही हो? इरम ने इस बात साथ गुस्से से पूछा, जबकि आवाज भी कदरे ऊंची हो गई थी। इस पर बजाज साहब, नदीम साहब और लुबना बेगम के हमरा अंदर दाल हुए। अंदर की सिचुएशन को देखकर थोड़े उलझे थे। कौन सा घर? कैसा घर? शादी के बाद लड़की का घर उसके छोर का घर होता है, और बदकिस्मती से ये तुम्हारे छोर का घर तो हरगिज नहीं है। बीना की तनसिया बातों पर इरम ने नफरत से उसको देखा। अपनी बकवास बंद रखो और दफा हो जाए यहाँ से। इरम उसकी तरफ जहाना अंदाज में बढ़ी के तस्लीम बेगम ने उसे फौरन से पहले पकड़ लिया। क्या कर रही हो? होश में आओ, बहन है वो तुम्हारी। तस्लीम बेगम ने दुख से आंसू रोकते हुए कहा, मेरी सिर्फ एक ही बहन है, कसवा भी। ये ना ही कभी मेरी बहन हो सकती है और ना ही मैं कभी उसे बहन मानूंगी। उसे कहीं जाइए यहाँ से। ईरम का गुस्से से बुरा हाल था। उसका बस नहीं चल रहा था कि बीना को मारकर यहाँ से दिख के देखकर बाहर निकाले। माना कि कस्बा तुम्हारी बहन है, लेकिन सुतेली, और मैं तुम्हारी जोड़वा बहन हूँ। बीना ने जैसे उसके सर पर बम फोड़ा था, सभी हैरत की मूर्त बने हुए बीना को देखने लगे। वो क्या बोल रही थी? अम्मी, ये मना करे उसे और बोले जाइए यहाँ से। इरम का लहजा रोंद गया था। बेटा इरम, थोड़ा धीरज इख्तियार करो। बीना सच में तुम्हारी जुर्मा बहन है। तस्लीम बेगम ऐसे बोल रही थी जैसे कोई बहुत ही बड़ा जुर्म किया हो और उसका इंकशाफ कर रही हो। इरम ने पथराई नजर से माँ को देखा, जबकि बीना अब जहाज साहब की जाने मरी। मेरे वजूद को बरसों पहले ही छुपा दिया गया। औलाद ना होने पर मुझे किसी और की गोद दे दिया गया, जबकि मैं आपकी बेटी हूँ। मुझसे मेरी पहचान छुपाई। बेला अब रो रही थी, जबकि ईरम बेसुध खड़ी ये अब सारा तमाशा देख रही थी। तस्लीम बेगम खामोशी बिना के कहे गए हर लफ्ज पर मोहर लगा दी। वजाज साहब की आंखें नम हुई थी। उसे आगे बढ़कर सापा हाथ रखना चाहा तो बिना ने जड़ से उनका हाथ झटका। नफरत हो रही है मुझे आप दोनों से, गिन आ रही है मुझे खुद से। अपने वजूद से मेरी पहचान ही खत्म कर दी आपने। बरसों पहले की एक नेकी आज तस्लीम बेगम के गले पड़ गए थे। माजी, मेरी बच्ची इस दुनिया में आने से पहले ही मुझे छोड़ गई। गुलफराज की आंखों में ढेरों आंसू थे। तस्लीम बेगम का दिल सख्त दुखा था। इस वक्त हॉस्पिटल में उनके अलावा और कोई नहीं था। अचानक से बानो बेगम को पेन हुआ और उसे लिए हॉस्पिटल आए थे। वहीं दूसरी तरफ तस्लीम बेगम का भी आखिरी महीना चल रहा था। अब्बास और उसकी फैमिली लाहौर थे। शेख गुलफराज बहुत ही ज्यादा परेशान थे। कुछ दिन पहले ही तस्लीम बेगम को तलाक हुई थी, लेकिन वो इद्दत में थी। घर में और कोई नहीं था के साथ आता, इसलिए मजबूरन नकाम में उन्हें साथ आना पड़ा। अब यहाँ के हालात से वो घबरा रही थी। उनके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। एक तरफ बानो तो दूसरी तरफ तस्लीम। अचानक से तस्लीम की कंडीशन बुरी हो गई थी और डॉक्टर्स उसे भी फौरन आईसीयू में लेकर गए थे। कुछ ही देर में इतला आई कि तस्लीम को जुर्मा बेटियां हुई हैं।
तस्लीम खुद भी नहीं जानती थी कि वो जुड़वा बेटियों की मां बनने वाली है। उसने बहुत ही कम डॉक्टर को चेकअप करवाया था और लास्ट टाइम कब करवाया उसे खुद भी याद ना था। उसका ऑपरेशन हुआ था, वो बेहोश थी। उसके दोनों बेटियों को देते शेर गुलफराज का दिल ने आ पड़ी। वहीं दूसरी तरफ बानो रो रही थी। औलाद को जन्म देकर खो देना क्या होता है ये उनसे बेहतर कौन जान सकता था। अब भी तस्लीम को होश नहीं आया था। उससे पहले शेर गुलफराज ने तस्लीम की एक बेटी को बानो का थमा दिया। वह हैरान हुई, लेकिन गुलशेर फराज ने जब उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने इस नन्ही जान को गले से लगाया। मैं अब ये वापस नहीं दूंगी। अब सुन ले शेर साहब, अब तो ये मेरी है, मेरी बीना। वो रोते हुए बोली और फिर वैसे ही हुआ। ये राज राज ही रह गया। तस्लीम बेगम को शेर गुलफराज ने किस तरह से मनाया ये वो ही जानते थे। वो अपनी बेटी भाभी बानो को देने को तैयार ना थे, लेकिन बानो के आंसू और भाई के जुड़वे हाथों के आगे वो मजबूर हो गए और इस राज को सीने में दफना दिया। सबको यही कहा कि बिना बानो की बेटी है और उसके साथ ही इरम तस्लीम बेगम की गोद में आ गई। जैसे उन्होंने सीने से लगाया, फजाज साहब की बेवफाई ने उनका दिल तोड़ दिया था। बाइयों के दर पर आ बैठी थी, इसलिए चुपचाप वही करती गई जो बड़े भाई की मन मर्जी थी। वक्त थोड़ा सा सिरका। शेख अकमल की बीवी जो कि तस्लीम बेगम की बड़ी बहन भी थी, उनकी डेथ होने काफी वक्त हो गया था। अचानक साहब ने तस्लीम बेगम की शादी शेख अकमल से करने का सोचा। तस्लीम बेगम ना मानी। वो कैसे शादी कर लेती है। बानो को अपनी बेटी उन्होंने दे दी थी, लेकिन वो इसलिए मुतमिन थी कि वो एक ही घर में रह रही थी। बेशक वो उसको अपनी बेटी ही नहीं कह सकती थी, लेकिन उसे देख तो सकती थी ना। और अब वो शादी के लिए कैसे मान लेती। लेकिन इस सब के बावजूद शेख गुलफराज ने तस्लीम बेगम को मना कर दम लिया और उनसे वादा किया कि वो हमेशा बीना को उनसे मिलवाने लाया करेंगे और वो खुद भी जब चाहे आकर बीना से मिल सकती हैं। यूं तस्लीम बेगम शेख अकमल की बीवी बनकर उनके घर आ गई। उनकी पहली बीवी में से उनकी एक बेटी थी कस्बा अकमल शेख, जिसे उन्होंने अपनी बेटी ही कितना रखा। लेकिन कस्बा और इरम के बीच में सुतीली माँ वाला फर्क करना ना बोले। जाहिर बात थी इरम उनकी सगी बेटी और कस्बा सुतीली। लेकिन वो ये भूल गई थी कि कस्बा है तो उनकी अपनी बहन की ही बेटी। एक तरफ अगर कस्बा के नैन नक्श खूबसूरत थे, रंग गोरा था, तो दूसरी तरफ इरम की आंखें बड़ी बड़ी थे। जहाना से भरपूर दोनों खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। वो दोनों में बेताशा प्यार था। बचपन से दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब थी। वो दोनों में से कोई ये नहीं जानती थी कि वो दोनों सगी नहीं है, सुतीली बहनें हैं। फिर ये राज खुल ही गया। आज इतने अरसे बाद जब तस्लीम बेगम शेख गुलफराज के पास जा पहुंची, बीना के तलाक का सुनकर उनका कलेजा छलनी हो गया था। वह हिसाब लेने पहुंची थी। वही उनकी आपस की बातें बीना ने सुन ली, जिस वजह से बीना बहुत ही दिल बर्दाश्त हुई। उसे साफ लफ्ज में कह दिया था कि वो शेख गुलफराज को अपना बाप नहीं मानती। वह शख्स जो बचपन से लेकर अब तक उसके नाज नहरे उठाता आया, यहाँ तक कि उस शख्स ने अपनी सगी बेटी ईशा को भी बीना के सामने नजरअंदाज किया। वो जितनी मोहब्बत बीना से करते थे, इतनी मोहब्बत कभी ईशा से नहीं कर पाए, हालांकि वो उनकी सगी बेटी थी। ठीक इसी तरह बानो बेगम ने भी बीना से मोहब्बत में कोई कसर नहीं छोड़ती। उन दोनों की मोहब्बत का ही ये नतीजा था कि वो इंतहाई खुशतर हो चुके थे। अपनी जिंदगी का शादी का इतना बड़ा फैसला भी उठ लिया और फिर तलाक लेकर खुद भी वापस आ गई। और आज वो दोनों को ही अपना माँ बाप मानने से इनकार कर रहे थे और साफ कह दिया था कि वो अपने सगे बाप के पास वापस जाएंगे। सगे बाप के पास जाने का मतलब था इरम और मुस्तफा की जिंदगी में दाखिल होना, और ऐसा तस्लीम बेगम हरगिज नहीं चाहते थे। उन्हें बीना के इरादे शुरू से ठीक नहीं लग रहे थे, क्योंकि उसके अंदर एक हसलत थी कि वो किसी को खुश नहीं दे सकती थी। और फिर लास्ट टाइम जब वो इरम के घर गई, इरम ने सब मनो अन माँ को बताया था और कहा था कि वो मामू से कहें कि बीना उनके घर ना आए। और अब तो वो पक्का पक्का इरम के घर डेरा जमाने जा रहे थे। इसलिए वो आज बिना बात की भी परवाह किए हुए इरम को सब कुछ बताने आई थी। लेकिन उससे पहले कि इरम वो कुछ बता पाती, बीना ने वहां पर पहुंचकर सारी गेम में उल्टे थी। अब बीना के आंसू थे और सबकी इस वाले नजरें इरम कम खड़ी हुई थी। न जाने अब और क्या क्या सच्चाइयां थी जो खुलने वाले थे। एक तरफ बीना का वजूद था तो दूसरी तरफ मुस्तफा के वजूद पर भी सवालिया निशान लग गया था। उसकी क्या सच्चाई थी, उसके माँ बाप कौन थे, वो भी आज जान गया था। और अब शायद वो बहुत ही बड़ा कदम उठाने वाला था जो सबकी जिंदगी को बदल कर रख देता। कस्बा ने सुबह कस मंदिर से आंखें खोली, एक जोर की अंगड़ाई ली तो हाथ सीधा जहां जेब के मुंह पर जा लगा। उससे पहले कि वो उठा, कस्बा ने फौरन अपना हाथ पीछे किया, अपनी पोजीशन का तयन किया। वो दोनों कोच पर लेटे हुए थे और वहीं पर सो गए थे। जहां जेब बहुत ही गहरी नींद में था, इसलिए कस्बा के हाथ मारने पर भी उसकी आंख ना खुली। और कस्बा ने जरा का जरा रुख पलट कर उसके चेहरे की तरफ देखा और उसकी पहली नजर का पहला प्यार था। हाँ, ये नैन नक्श सीधा उसके दिल में उतरे थे। उसकी बंद आंखों की पलकों को देखती वो जरा का जरा मुस्काई। मगरूर खड़ी हुई नाक, उसके लबों और लबों के पास वो एक काला सा तिल, उसकी थोड़ी पर एक गरा। कस्बा को अपनी हार्ट बीट तेज होती हुई महसूस हुई थी। कस्बा ने हाथ बढ़ाकर उसके दिल को छुआ। तिल को छूते हुए उंगलियों के पोरों से उसने जहांसेब के लब्बू को भी छुआ। जहांसेब के इतने करीब होने पर उसके दिल की रफ्तार बहुत ही तेज हो चुकी थी।
कस्बा ने उसके सोने का तयन करते हुए कस्बा ने उसके सोने का यकीन करते हुए आगे बढ़कर उसके दिल पर लब रखे। जहां से अपनी सांसें रोक ली। वो कब से जाग रहा था, कस्बा के जागने से भी पहले, लेकिन उसकी नींद के हयात से वो अपनी जगह से जरा सा भी ना हिल पाया और कस्बा की आंख खुलने पर सोता बन गया। और अब वो उसे छूती हुई उसके दिल के तार छेड़ रही थी। उसके लबों को छेड़ती उसके अंदर अनगिनत जज्बात जगा गए थे। थोड़ा सा ऊपर होते हुए जब उसके लब उसके उसके पास दिल पर अपने नरम मुलायम गुलाब की पंखुड़ी जैसे लब रखे तो इस बार जहां से खुद पर से अपना एहतियार खो बैठा और आंखें धीरे से खोलते हुए अपनी महबूब शरीका हयात को हमार आलूद निगाहों से देखने लगा। उसकी आंखें खोलने पर कस्बा घबरा कर पीछे हटी, लेकिन उसका हासार ना तोड़ पाई। जहाजेब की गिफ्ट सख्त होती गई थी। वो मीठी निगाहों से तकता जा रहा था। अचानक से उस पर हक मलकियत का एहसास जागा। वो उसकी थी, सर से पांव तक सिर्फ उसकी, ऊपर सिर्फ उसका हक था। उसके करीब थी, उसकी जान से करीब था। वो कैसे उसे इग्नोर कर सकता था, वो भी तब जब वो खुद से बहती भी उसके करीब आ थी। और इस पर जहां से उसे छोड़ देता नामुमकिन था। अचानक से उस पर हावी होता, उसके करीब तर होता, चेहरे के करीब चेहरा करता, कस्बा के 14 तपक रोशन कर गया। कस्बा ने उसके सीने पर हाथों का दबाव डालते हुए पीछे हटाना चाहा, लेकिन उसके कसरती वजूद को 1 इंच भी ना हिला पाई। मिस्टर जहां क्या मिस्टर जहां क्या जहां की जान। जहाजेब के बोलने पर उसके लब कस्बा के लबों से टकराए थे और कस्बा बोलती तो उसके लब भी जहाजेब के लबों से टकराते। उसने झुंझलाकर रुख पलटा। प्लीज मिस्टर जहाजेब, पीछे हटे, इतना वजन है आपका, पता नहीं किस चक्की का आटा खाते हैं। कस्बा ने बामुश्किल सांस बहाल करते हुए फिर से गिफ्ट से निकलना चाहा, जो कि बेसूदी रहे। अच्छा जी, अभी तो कुछ किया भी नहीं है और ये हाल है। उसके गाल पर दांतों से काटता वो तरफ भी गई। वम्पायर है क्या आप? खबरदार, जो अब आपने कुछ भी ऐसा किया तो। कस्बा उसकी गिरफ्त में बुलंद से भड़कते हुए झुंझुटाई। उसका सफेद गाल अब लाल हो गया था। हालांकि जहां से ने बहुत ही नरमी से काटा था, फिर भी वो नाजुक से लड़की सहन ना कर पाई। अच्छा, जो तुम करो तो लीगल, अगर मैं करूँ तो अनलीगल। ये तो गलत बात है ना। उसके बापा कस्बा का दिल जोर से धड़का। मतलब आप जाग रहे थे, ड्रामा कर रहे थे? उसके बापा जहाजेब ने एक आंख फेंकी। शर्म तो ना आई? वो हबकी पड़े हुए अंदाज में बोली। अब बीवी से भी शर्म करूंगा तो फिर प्यार किससे करूंगा? जहाजेब ने कहते साथ ही उसके चेहरे पर जूते हुए गर्दन में मुंह छुपाया था, जबकि उसके हाथ अब उसकी बाथरूम पर अटके थे। मिस्टर जहाजेब प्लीज। वो बुरी तरह से घबराई थी, जबकि जहाजेब को अपने जज्बा पर बांधना अब मुश्किल हो गया था। वह उसे अपनी मोहब्बत में पूर्णतः भिगो चुका था कि उसकी जुबान ने भी अब उसका साथ छोड़ दिया था। सारे अल्फाज हल्क में दब गए थे। लबू से गर्दन तक का सफर मिनटों में तय करता वो कस्बा को बेबस कर गया था। इसी लम्हे मोबाइल के चंगियाती अवाब पर दोनों चौंके, एक दूसरे को गहरी नजर से देखते। वो दोनों ही हमार में थे, लेकिन मोबाइल ने उनके हसीन लम्हात को बुरी तरह से हराब किया था। जरा सा ऊपर होता हुआ वो पास वाला मोबाइल उठाकर यस करता हुआ कान से लगा गया। हेलो। अभी उसने कान से लगाया ही था कि मुकाबले के बाद सुनते जहां से जड़ से होश में आता हुआ उठ बैठा था। क्या कह रही हो ये? कब हुआ ये? कैसे? वो पूरी तरह से घबराया था। उसके उठने पर कस्बा भी उठ गई थी। अपना बाथरूम ठीक करती वो जहाजेब के करीब ही बैठे थे। मैं आ रहा हूँ। जहाजेब ने उजरत से काल बांध की और कस्बा के जन्म मुड़ा। मुझे जानना होगा। जहाजेब फिक्रमंदी से उठा, बाथरूम में घुस गया था और कस्बा वहीं पर बैठी रह गई। अचानक क्या हुआ होगा जो मिस्टर जहां इतने अपसेट हो गए? कस्बा बेचैनी से उठ खड़ी हुई थी। इधर से उधर चक्कर लगाते परेशान होने लगी। थोड़ी देर में जहाजेब कफ लगा सूट पहने में बाहर आया था। बालों को उजलत से सवारता वो मोबाइल और वायलेट उठाता था। अब घड़ी बांध रहा था। चेहरे पर शदीद इस्तराब था। मिस्टर जहां, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? कस्बा उसके सामने जा खड़ी थी और जहाजेब की आंखें भीग रही थी। जहाजेब ने धीरे से उसके गाल को छुआ था जहां उसने कुछ देर पहले सहम दिया था। सॉरी। लब धीरे से वाह हुए। प्लीज मिस्टर जहां, बताए ना क्या हुआ है, सब ठीक है ना? उसकी नजरों का इर्तकाज अपने गालों पर महसूस करती वो फिर से उसका बाजू थामे पूछ रहे थे। मेरी बहन हॉस्पिटल में है, प्लीज दुआ करना उसे कुछ ना हो। बिल्लाह, जहाजेब ने नम लहजे में कस्बा से कह दिया था। कस्बा हैरत ज़दा से उसको देखने लगी। वो दर्द में था, उसे तकलीफ हो रही थी। बेएहतियात कस्बा को अपनी बहन ईरम याद आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आगे बढ़कर जहाजेब के सीने से लगी उसके गिर्द हसाब बनागी। कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत रखें, सब ठीक हो जाएगा। आज पहली बार जहाजेब को शिद्दत से कस्बा की मौजूदगी से हौसला हुआ था। उसके अल्फाज ने उसके दिल में बहुत ही हौसला बांट दिया था। धीरे से उसके माथे पर अकीदत से लब रखता वो सुर आंखों से पीछे हुआ। आई नो, उसे कुछ नहीं होगा, वो बहुत ही मासूम है। जहाजेब के लहजे में परी के लिए प्यार ही प्यार था। घर में किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। एक बार फिर से उसके गाल को छूता हुआ नरमी से बोला, इस पे कुछ लगा लेना। चांग को उसका सूरा गाल जिस पर निशान बन गया था दिल दुखा रहा था और कस्बा ने आंसू पहुंचते इसबाब में साहिल लाया। जहां से अल्लाह हाफिज कहता हुआ बाहर निकल गया था, जबकि कस्बा उसके लिए दिल से दुआ गो थे।
آپ نے بہت ہی غلط کیا گلفراز، مجھے اپنا کر آپ نے مجھے اپنایا نہیں۔ منزہ کی آنکھوں میں صرف آنسو ہی آنسو تھے۔ میں مجبور ہوں منزہ، میری بات کو سمجھو۔ اپنے بیٹے پر پیار بڑی بھی نظر ڈالتے وہ بے بسی سے بولے، آپ اچھا نہیں کر رہے۔ منزہ نے اپنے آنسو پہنچے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ گلفراز ایک آہری دکھتی ہوئی نگاہ ان دونوں پہ ڈالتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ منزہ نے گہری ہچکی بڑھتے ہوئے اپنے 2 ماہ کے بچے کو دیکھا جس نے باپ کا لمس بھی محسوس نہیں کیا تھا اور اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ہاں، وہ دوسری شادی کرنے جا رہا تھا اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر اس نے گلفراز سے شادی کی تھی، جس وجہ سے وہ اس سے اپنا ہر تعلق توڑے جا چکا تھا۔ اب اس کا آسرا صرف اس کی ایک دوست تھی، لبنہ، جو ہر موڑ پر اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور آج بھی اس نے ان ماں بیٹے کو سہارا دیا تھا۔ اس کے شوہر نے بھی منزہ کو اپنی بہن ہی مانا۔ ایک ہی ان کی بیٹی تھی اندلیب، جو 3 سال کی تھی۔ انہیں منزہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھ لیا، لیکن گلفراز کی بے وفائی کو اپنے دل میں بسا بیٹھے تھے۔ اکثر و بیشتر انہیں چکر آنے لگے، لیکن وہ نہ کسی کو بتاتی نہ پرواہ کرتی، بس اپنے بیٹے کو دیکھتی اور جیتی۔ ایک دن اچانک زیادہ طبیعت خراب ہوئی، وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہاسپٹل لے جانے پر ڈاکٹر ان کا چیک اپ کرتے پریشان ہوئے اور کافی ٹیسٹ وغیرہ کے بعد جو رپورٹ سامنے آئی اس نے سب کے پیر تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ منزہ کو برین ٹیومر تھا اور نہ جانے کب سے تھا۔ ڈاکٹر نے علاج شروع کیا تھا لیکن زیادہ امید نہ دلائی تھی۔ لبنہ اور ندیم صاحب کو قسم دے کر روکا کہ کبھی گلفراز کو یہ بات پتہ نہ چلے اور نہ کبھی مصطفیٰ کو اسے سونپا جائے، اور نہ ہی مصطفیٰ کو کبھی اس بات کا پتہ چلے کہ اس کا اصل باپ کون ہے۔ منزہ نے اپنے بچے کی تمام کسٹڈی ندیم صاحب کو سونپی، جو انہوں نے ہمیشہ نبھائی۔ مصطفیٰ ابھی 9 ماہ کا بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ منزہ اس دنیا سے رخصت ہوگی اور مصطفیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لبنہ کی گود میں آ گیا۔ انہوں نے اسے بہت ہی محبت سے پالا۔ ایک وقت کی ستم طرفی جلدی یہ راز فاش ہو گیا۔ مصطفیٰ نے ایک دن لبنہ اور ندیم صاحب کی ساری باتیں سن لی۔ اس وقت وہ 16 سال کا تھا۔ فجاز صاحب جو کہ ندیم صاحب کے چھوٹے بھائی تھے، مصطفیٰ ان کے بہت ہی قریب ہو گیا تھا، اور پھر جب وہ ناراض ہو کر گھر سے چھوڑ کر گیا تو فجاز صاحب نے اسے اپنے گھر میں اپنے پاس رکھا۔ وہ صرف اتنا ہی جان پایا کہ اس کے ماں باپ اس کے ماں اس کے باپ کی بے وفائی کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی، لیکن اس کا باپ کون تھا کسی نے اس کو نہ بتایا۔ اسی وجہ سے وہ سب سے ناراض ہو گیا سوائے فجاز صاحب کے، لیکن اس ایک بات نے اسے بوٹان سے توڑ کر رکھ دیا تھا اور وہ ایک غسیلہ MK بن گیا۔ آج یہ سچائی کھلی تو وہ سہ نہیں پایا تھا۔ کوئی اور نہیں، شیخ گلفراز اس کا باپ تھا۔ لبنہ بیگم جنہوں نے دوست ہونے کا حق فرض ادا کیا تھا، وہ صرف بائی فیس ہی گلفراز کو جانتی تھی، نام نہیں یاد تھا انہیں، اور نہ ہی منزہ نے انہیں کچھ بھی گلفراز کے متعلق بتایا۔ اور جب اتنے عرصے بعد ایرم کے گھر گلفراز کو دیکھا تو وہ پہچان گئی تھی، لیکن لب سیے رکھے صرف ندیم صاحب کی طبیعت کی وجہ سے۔ اس کے باوجود بھی انہیں سکون نہ ملا۔ پہلے بات اور تھی، وہ پوری سچائی نہیں جانتی تھی، لیکن وہ شخص ان کے سامنے آ چکا تھا اور اب کم سے کم اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی۔ اتنے دنوں سے الجھن کا شکار تھے۔ وہ بالآخر ندیم صاحب کو بتا دیا کہ گلفراز وہ شخص ہے جو مصطفیٰ کا سگا باپ ہے۔ اس سچائی کو جاننے کے بعد وہ آج جہاں پر تھے۔ مصطفیٰ کو ان سے جڑی سچائی بتانے کے لیے، وہ سچائی جسے سننے کے بعد مصطفیٰ کو اپنا آپ بے زر سا لگا تھا، ایک لاوا سا بڑھ گیا تھا اس کے دل و دماغ میں۔ اس شخص کے لیے جو اس کی سگی ماں کی اس کی حفاظت نہ کر سکا، حساب تو بنتا تھا اور حساب تو لینا بھی تھا۔ مصطفیٰ بیٹا، ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس شخص تک پہنچ سکے، لیکن آپ کی ماں کی دی ہوئی قسم نے ہمارے ہاتھ پیر باندھ دیے تھے۔ ہو سکے تو ہمیں معاف کر دو۔ لبنہ بیگم نے ہاتھ جوڑ دیے اور مصطفیٰ نے ان کے ہاتھ چومے اور انہیں اپنی آنکھوں سے لگایا۔ آپ میری ماں ہے، میں آپ کا بیٹا نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے مجھ پر سکی اولاد سے بڑھ کر چاہا، ہر ضرورت پوری کی، جس کا احسان میں ایک طرف ماں کہتے ہو اور دوسری طرف احسان کر کے ماں کی محبت کی توہین کر رہی ہو۔ لبنہ بیگم نے روتے ہوئے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی ہلکی گنی بیڑ اس وقت بھیگی ہوئی تھی۔ اس نے لبنہ بیگم کو گلے سے لگایا۔ اب ہمیشہ میری ماں رہیں گی، بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، لیکن مجھے جانا ہے۔ وہ پیچھے ہٹا ہوا گویا اپنے الفاظ سے سب پر بم گرا گیا تھا۔ فجاز صاحب تڑپ اٹھے تھے اس کے جانے کا سن کر۔ ایرم تو بس اس کو دیکھے جا رہی تھی، جس نے ایک بار بھی اس کے جنم نہیں دیکھا تھا۔